अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राम मोहम्मद तहा। पॉडकास्ट के एपिसोड 3 में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त फवाद मिर्जा साहब, जिन्होंने रिसेंटली बैरियटाउन कराची में अपना घर फिनिश किया है। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, क्या हाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम तहा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ दूसरे हाथ पे हमारे साथ मौजूद है हमारे कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो इन हाउस हमारे साथ काम करते हैं, सर फैसल अहमद। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र था, आप बताएं खैरियत से। मैं बिल्कुल ठीक ठाक फैसल भाई। और आज का हमारा टॉपिक है हमारी पॉडकास्ट के एपिसोड 3 का। जो हमने टॉपिक चूज किया है वो पब्लिक के लिए चूज किया है। बहुत काफी दिनों से हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से लोग बात करें। जो मसले मसाइल कंस्ट्रक्शन में लोगों ने फेस किए हैं वो हम डिस्कस करेंगे उन लोगों से जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर चुके हैं। फैसल अहमद साहब बैरिया में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है इनका, बहुत सारी साइट्स इनके अंडर कंस्ट्रक्शन। और इसी के साथ हमारे साथ जो फवाद भाई है, फवाद भाई ने रिसेंटली अपना घर फिनिश किया है, तो हम इनसे भी ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक घर बनाते हुए क्या क्या मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले इनसे एक्सपीरियंस पूछते हैं, फिर उसके बाद जो सवाल हमारे पास आए हैं वो हम इनसे सवाल करेंगे। फवाद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने जो अभी रिसेंटली अपना घर फिनिश किया है, माशाल्लाह से मुबारक हो आपको बहुत बहुत, और उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएं कि किस जगह पे था, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि बैरियटाउन कराची में आपने जो घर बनाया आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या हर्डल्स आपको। जी तहा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश भी ऑलमोस्ट हो गया है। और ये हमने जो अपना घर जो कंप्लीट करा है, ये परसेंट 8 के अंदर अपना घर जो है वो फिनिश करा है। और कहने का मकसद ये है कि बहुत जद्दोजहद के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमने इस घर बनते हुए, जब ये घर बन रहा था तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो चीज़ें हमें पता चली। जो चीज़ें हमें जो चीज़ों से हमें मिसगाइड किया हुआ था, जो चीज़ों का हमें नहीं पता था, उस चीज़ों का हमें पता चला। और जब उस टाइम पे ये घर बन रहा था उस टाइम पे हमारी फैमिली भी उस टाइप से डिस्टर्ब हुई भी थी, लेकिन यह हुआ कि वक्तन व वक्तन जो है वो घर वाले भी इस टाइम खुश हुए कि जिस टाइम पे घर जो है वो कंप्लीट हुआ। और बस यही कहूँगा कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बहरिया के अंदर एक घर बनाना और घर कंप्लीट हो जाना। ये भी एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन है अपने आप में ही। ठीक हो गया फवाद भाई, अल्लाह आपको मुबारक करे आपका घर। इनके अलावा यार कुछ पॉइंट्स मैंने रखे, सिर्फ 3 पॉइंट्स रखे हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि लोगों को बता सकें कि क्या क्या हर्डल्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल मैं ये करूंगा कि यार टाइम लाइन की क्या पाबंदी थी, कितना टाइम लग जाता है एक घर बनने में, क्या टाइम लाइन होती है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पट्टा इसी बात पे होता है कि यार टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। लोग कुछ कमिट करते हैं, जब काम करने लगते कुछ और होता है। तो इसके बारे में आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। जी तहा भाई, बहुत अच्छा आपने ना इस पॉइंट आपने जो एक रखा है इस पॉडकास्ट के अंदर के जो टाइम लाइन लगता है घर बनाते वक्त या कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो क्या प्रोसेस है। तो 2-3 चीज़ें जो है ना वो हमें करने के बाद ही चीज़ें समझ आई, क्योंकि हम तो कराची से बिलोंग करते हैं। तो कराची के अंदर हम चीज़ें देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक घर जो 250 गज का घर अगर हम बनाना चाहें तो वो 8 से 9 महीने में या 1 साल के अंदर घर जो है वो बन जाता है। और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ों में इतनी टाइम लाइन नहीं, मतलब टाइम इतना नहीं लगता। लेकिन जिस टाइम की अगर आप बहरिया की बात करें तो बहरिया का जो सिनेरियो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस तरीके से है कि बहरिया की डॉक्यूमेंटेशन से लेके बहरिया की कंस्ट्रक्शन की जो स्टेप्स हैं उसके अंदर बहुत सारा टाइम जो है वो लग जाता है, जो कंज्यूम हो जाता है। तो उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बहरिया के अंदर की जो टाइम लाइन है जो कंस्ट्रक्शन की, वो ऑलमोस्ट जो है अगर देखा जाए तो 15 से 18 महीने हैं, जिसके अंदर 15 महीने के अंदर मेरा घर कंप्लीट हुआ। इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं था, जिसे हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन जो सब में पहली चीज़ आती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में मुझे टाइम लगा गया, क्योंकि मुझे थोड़ा मैं मिसगाइड हो गया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक एंड यूज़र, मैं एंड यूज़र हूँ। तो अगर मैं अपना घर अगर बनवाना चाह रहा हूँ या खुद कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद जो है वो घर बनाऊँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि हर चीज़ प्रोसेस जो वो बहरिया के ही थ्रू होगी। तो बहरिया के थ्रू होने की वजह से तो मुझे चीज़ें नहीं पता होती थी, तो उसके अंदर मुझे टाइम जो है मेरा कंज्यूम हो गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ। अब यही सवाल हम अपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर से करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है अक्सर बैरिया में। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इस तरह की। अब हम इनसे बात करते हैं और प्रॉपर स्टेप पूछते हैं कि यार आप हमें डिटेल में बताएं कि कहाँ से स्टार्ट होता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो टाइम लगता है बैरिया में। अच्छा, तो फवाद साहब और दहा भाई, सबसे पहले तो मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर करूं कि कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइनिंग ये दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं। एग्रीमेंट जिस डेट को हमारा होता है, एक्चुअली उस डेट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होती। ना ही क्लाइंट को ऐसा सोचना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन हमारी उस डेट से स्टार्ट होगी।
कंस्ट्रक्शन फेज में पहुंचने से पहले हमें डिजाइनिंग के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब अगर हम बैरियर डाउन कराची के डिजाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें मैं प्रोसेस को पूरा डिस्क्राइब करता हूँ ताकि क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को आसानी हो कि किस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो इसमें जो पहला प्रोसेस होता है वो ये होता है, अपने आप प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स बैरियर डाउन कराची को पीडीएफ की सूरत में भेजते हैं, तो वहाँ से एक चलान इशू होता है जो कि पीएनडी की तरफ से होता है। वो चलान 125 to 50 सबके अलग अलग फीसेस है, वो आप सबमिट करते हैं। वो चलान सबमिट करवाने के बाद आपको एक सॉइल टेस्ट की डेट मिलती है जो कि टेम्पररी डिमार्केशन की डेट होती है। सॉरी, जब आप चलान सबमिट करवाते हैं तो आपको एक डेट लेनी पड़ती है जो होती है टेम्पररी डिमार्केशन की। बैरिया आपको टेम्पररी डिमार्केशन करके देता है जो आपके प्लॉट की 4 कोनों का तयन करता है। आफ्टर दैट आप सॉइल टेस्ट की कंपनी से रब्ता करते हैं और सॉइल टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। सॉइल टेस्ट मुकम्मल होने के बाद जब आपके पास सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो वो आप बैरिया में सबमिट करवाते हैं। इसके बाद आप अपने आर्किटेक्ट से रब्ता करके अपना डिज़ाइन, जो फ्लोर प्लान आपको चूज़ करना है, वो फ्लोर प्लान अप्रूव करवाते हैं बैरियर डाउन कराची से। फिर आप स्ट्रक्चर डिज़ाइन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्ट्रक्चर डिज़ाइन जब आप तैयार करवा लें उसके बाद उसको बैरियर डाउन के पीएनडी डिपार्टमेंट से अप्रूव करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रक्चर डिज़ाइन के साथ इलेक्ट्रिक डिज़ाइन और प्लम्बिंग डिज़ाइन, ये दोनों डिज़ाइन भी अप्रूव होंगे। जब ये सारी चीज़ें बैरियर डाउन कराची से अप्रूव हो जाती हैं तब भी हमारा डिज़ाइनिंग फेज मुकम्मल नहीं होता। ये मुकम्मल होने के बाद हम इसके साथ सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट, स्टेबिलिटी रिपोर्ट, तमाम चीज़ें बैरियर डाउन में सबमिट करवाते हैं। इसके बाद फिर हमें बैरियर टाउन एक लेटर इशू करता है जो कि कहलाता है एनओसी। लेकिन एनओसी आने के बाद, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसके बाद भी हम कंस्ट्रक्शन फेज में नहीं जा पाते। अब जैसे एनओसी आपको इशू हो गई तो पिछले 5 से 6 महीने पहले ऐसा होता था कि एनओसी इशू होने के बाद आप अपनी कंस्ट्रक्शन को विद इन 2 डेज स्टार्ट कर सकते थे क्योंकि मैनुअली साइन होते थे आपके एस्टिमेशन फॉर्म पे। लेकिन अब ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब ये होता है कि जब आपके हाथ में एनओसी आ जाती है तो बैरिया आपका एस्टिमेशन फॉर्म तो इशू करता है, लेकिन वो तमाम काम होता है एक पोर्टल के थ्रू। उस पोर्टल में आप अपना एस्टिमेशन फॉर्म सबमिट करते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गैस डिपार्टमेंट, इसी तरह फिर एक्सकेवेशन डिपार्टमेंट, डिगिंग डिपार्टमेंट या फिर मैनुअल टचिंग वगैरह की तमाम चीज़ें इसमें आती हैं, उन डिपार्टमेंट में जाता है। फिर वहाँ से जाने के बाद जब उसमें सारे सिग्नेचर्स मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर आपके पास एक्सकेवेशन फॉर्म कंप्लीट होता है। फिर आपने दोबारा अप्लाई करना होता है डिमार्केशन के लिए, क्योंकि इससे पहले जो आपकी डिमार्केशन हुई थी इट वाज टेम्पररी डिमार्केशन। अब आप करवाएंगे फाइनल डिमार्केशन। फाइनल डिमार्केशन बिल्कुल आपकी जो प्लॉट की हदूद होती है उसको फाइनलाइज कर देता है। जब आप फाइनल डिमार्केशन करवा लेते हैं, फाइनल डिमार्केशन के बाद अब आप जाते हैं डिगिंग के ऊपर। तो जब आप डिगिंग के ऊपर जाएंगे उस दिन से आपका कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग फेज में जो हमने तकरीबन 1 से 2 महीने लगाए, ये 2 महीने क्लाइंट जो है कंस्ट्रक्शन फेज में काउंट कर लेते हैं, जो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है और बहुत सारे लोग इससे मुत्तफिक भी होंगे कि ये गलत है। तो इसको हम अपने कंस्ट्रक्शन फेज के टाइम पीरियड से बिल्कुल अलग रखेंगे। हम डिज़ाइनिंग फेज से निकलने के बाद जब हम डिगिंग पे बिल्कुल पहुँचेंगे वहाँ से हमारा फर्स्ट डे ऑफ कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। अब जब हम डिगिंग तक पहुँच गए, अब भी लोगों के माइंड में ये होता है कि जब हमने डिगिंग स्टार्ट कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा काम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। देखिए, काम तो आपका कंटिन्यूसली चलेगा, पर एक डिफरेंस है बैरियर डाउन कराची में और कराची की कंस्ट्रक्शन में। कराची की कंस्ट्रक्शन में जब आप डिगिंग फेज पे जाते हैं तो वहाँ पे कोई इंस्पेक्शन का प्रोसेस नहीं है। इंस्पेक्शन का प्रोसेस ना होने की वजह से आप अपनी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू रख सकते हैं, पर बैरियर डाउन कराची आपके घर की सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने हर फेज़ को इंस्पेक्शन करवानी होती है। लाइक जब आप डिगिंग करते हैं तो हम उस पर लीन डिमार्केशन की एक एप्लीकेशन डालते हैं। एप्लीकेशन होने के बाद, अप्रूव्ड होने के बाद जब हम लीन करते हैं तो दोबारा हमें लीन डिमार्केशन करवानी पड़ती है। उसके लिए हमें पोर्टल पे अप्लाई करना होता है। पोर्टल पे अप्लाई होने के बाद इंस्पेक्टर आते हैं, उसको विजिट करते हैं, चेक करते हैं और फिर उसके बाद उसे अप्रूव करते हैं। सेम लाइक दिस, लीन डिमार्केशन से लेके हमें फिर अपनी फुटिंग जब हम डाल रहे होते हैं तब इंस्पेक्शन, प्लिंथ डाल लें तब इंस्पेक्शन, जब हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब डाल लें तब इंस्पेक्शन,
फर्स्ट फ्लोर के स्लैब डाल लें, तब इंस्पेक्शन, इस तरह स्टेप बाय स्टेप इंस्पेक्शन आगे बढ़ती जाती है। इवन जब हम इसमें मैनुअल टंचिंग वगैरह भी करते हैं, उसमें भी इंस्पेक्शन है। फिर हम लोग फिनिशिंग फेज में जाते हैं, उसके बावजूद इसमें इंस्पेक्शन आती हैं। फिनिशिंग फेज में लाइक हमें जो बैरिया आर्ट पाइप डलवाता है, वो तमाम चीज़ें इसमें स्टेप बाय स्टेप आती रहती हैं जो कि इंस्पेक्शन के प्रोसेस से गुजरती हैं। तो वो भी कंस्ट्रक्शन फेज का हिस्सा है। लेकिन उन डेज में कंस्ट्रक्शन एक्चुअली नहीं हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन और सिग्नेचर्स इंस्पेक्शन कार्ड पे वो मुकम्मल कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है। तो अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं तो आप ये समझें कि 125 यार्ड्स में बहरिया टाउन कराची में एक घर तकरीबन 1 साल में मुकम्मल होता है। 250 यार्ड जो है वो तकरीबन 15 से 16 महीने, और जो 500 स्क्वायर यार्ड है वो तकरीबन 18 महीने लग जाते हैं उसको पूरी तरह डिगिंग प्रोसेस से लेके फिनिशिंग फेज तक जाने में। इन दोनों की बात सुनने के बाद इस चीज़ से अंदाजा होता है कि बहरिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बहुत सारी चीज़ों में, और ये सारी चीज़ें एक्चुअल में आपको वही बंदा समझा सकते हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहा है। अब जिस तरह से मेरा ऑफिस वर्क है, मेरा कोई ऐसा काम नहीं, तो बहुत सारी चीज़ों का मुझे अभी पता चला कि बहरिया की जो इंस्पेक्शंस होती हैं वो फायदे के लिए होती हैं, जो भी बंदा उस घर में रहेगा उसके फायदे के लिए होती है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंस्पेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जिस तरह से फवाद भाई को चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन जब फवाद भाई ने खुद ऑन ग्राउंड उतर के काम करवाया तो इनको चीज़ें पता चलती रही। यार अब मैं आप लोगों से दूसरा सवाल करने चाहता हूँ। हम बात करते हैं क्वालिटी के ऊपर, या इस चीज़ पे बात करते हैं कि अक्सर फड्डे हमने इस बात पे भी देखे कि कॉन्ट्रैक्टर ने यार कोई चीज़ लिख के दी थी लेकिन कुछ और लगा दिया। तो फवाद भाई, इसमें आप मुझे बताएं कि आपका क्या एग्रीमेंट हुआ था आपके कॉन्ट्रैक्टर से, और आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपको कोई ऐसी चीज़ फेस करनी पड़ी या नहीं? जी ताहा भाई, आपने एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट आपने लिया है कि किस तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपनी क्वालिटी जो है वो किस तरीके से मेंटेन करेगा, या कोई भी क्लाइंट या एंड यूज़र, जैसे कि मैं अपनी बात करता हूँ कि वो किस तरीके से अपना घर जो है वो बनवाना चाहता है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि बहरिया जो है एक स्टैंडर्डाइज जो है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो मटेरियल होता है वो उसको लाजिम मैंडेटरी कर देता है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बहरिया के अंदर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो कोई भी 2 नंबर मटेरियल यूज़ ही नहीं कर सकता। सही है, तो इसके अंदर तो क्वालिटी जो है ना वो मतलब ख़राब हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसान भी हो जाती हैं, जिसके अंदर थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कराची के अंदर जो है वो किसी भी हवाले से कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से आप जो है वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हो और जिस तरीके से आप करना चाहो आप कर सकते हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जितनी चीज़ें पता होंगी, एक एंड यूज़र जो एक क्लाइंट जो घर बना रहा है उसको वो चीज़ें नहीं पता होंगी। तो जिस टाइम के ऊपर हम अपना घर बना रहे थे उसके अंदर ये एक अच्छी चीज़ थी कि कॉन्ट्रैक्टर ने हमें मेंशन चीज़ें जो है वो बता दी गई थी कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें वो लगाएगा हमारे घर के ऊपर, कि कौन सा मटेरियल रॉ मटेरियल वो यूज़ करेगा। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये भी क्लियर हो गई, जो भी हमारी जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या जो हमारा अपना परसेप्शन था कि यार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पहले तो शुरू में बड़ी अच्छी बातें कर रहा है कि यार ये चीज़ें लगाऊंगा, लाइक सरिये के बारे में अगर वो बोल रहा है कि मैं अमरीली लगाऊंगा और पता चलता है बाद में भाई हम आगा कंपनी का लगा देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमें खुद भी जो है ना वो जो एंड यूज़र है जो घर बनवा रहा है अपना, तो उसे खुद भी जो है ना एक रिसर्च करनी चाहिए, जो मैंने खुद से भी करी, कि दोनों जो है वो सर्टिफाइड कंपनीज हैं। सही है, दोनों के जो सरिया जो भी हम मेटल यूज़ कर रहे हैं उसका अपना जो गेज है वो सेम गेज के ऊपर जो है वो मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन पीछे से आ रही है। तो क्वालिटी के ऊपर जो बात की जाए तो बहरिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर भी उसके ऊपर मजबूर हो जाता है कि वो क्वालिटी के ऊपर जो है वो कोई भी 2 नंबरी नहीं कर सकता। तो ताहा भाई, अब मैंने जो आपको बात करी थी वो एक रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात थी, तो वो तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। एज अ एंड यूज़र मैं आपको वो चीज़ बता चुका हूँ। अगर आप बात करें आप फिनिशिंग के हवाले से, तो फिनिशिंग ऑब्वियस ही बात है, मैं एक घर अपना कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहा हूँ, और इंसान जो है एक ज़िंदगी में जो है वो एक मिडिल क्लास बंदा ज़िंदगी में 1 से 2 घर ही बनाता है, अपना एक ही घर बनाता है, तो वो चाहता है कि वो अपने घर में बेहतर से बेहतर चीज़ इस्तेमाल करे। तो फिनिशिंग के टाइम के ऊपर ऑब्वियस ही बात है कॉन्ट्रैक्टर से हमारी बहुत सारी चीज़ें ऊंच नीच हुई। लाइक अगर बात करें कि कलर के हवाले से बात हुई, टाइल्स के हवाले से थोड़ा सा हमें इशू क्रिएट हुआ। फिर अगर बात करें कि लकड़ी का जितना घर के अंदर काम होता है उसके अंदर भी हमें जो है ना चीज़ें थोड़े फ्लक्चुएट हुई। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी इश्यूज जो भी हमें क्रिएट हुए, तो आने वाले टाइम में अगर मैं घर बनवाता हूँ या बनाने की अगर कोशिश करूँगा या मैं किसी को अगर गाइड करूँगा, तो ऑब्वियस ही बात है ये फेज़ से मैं गुजर चुका हूँ ना,
तो बेहतर ये होगा कि ऑब्वियस ही बात है, मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने भी मुझे उस पर सपोर्ट करा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी ना, कि अगर मैं जो ब्रांड अगर यूज़ करना चाह रहा हूँ अगर घर में, लाइक, तो वो चीज़ अगर मुझे नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस ही बात है उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हमारे पास होती हैं, कि भाई अगर आप एक ब्रांड नहीं लगाना चाह रहे हो और दूसरा ब्रांड हमें मिल रहा है, तो फिर वही बात आती है यार, नहीं, शुरू से एक हमारा माइंडसेट होता है ना कि फलां ब्रांड है तो वही बेहतर होगा, तो ऐसा नहीं है। तो उसके अंदर ये होता है कि जो चीज़ या हमें पसंद आई, जो ब्रांड हमें पसंद आया लकड़ी में, कलर में, या अगर मार्बल्स या टाइल्स की बात कर लें, तो जो चीज़ महंगी हुई तो ऑब्वियस ही बात है मैंने उसका एक्स्ट्रा पे करा अपने कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, और उससे कोई इशू भी नहीं होता। अगर मुझे जो चीज़ पसंद आ रही है और जो महंगी है, और अगर एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अपने एक स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर उससे थोड़ी और ज़्यादा कॉस्टली आ रही है, तो मैंने उस चीज़ का पे करा, और कॉन्ट्रैक्टर और मेरे बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही, और आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो घर फिनिशिंग के ऊपर आज आ चुका है। चलें, ये फवाद भाई की बहुत सारी बातें हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ और बहुत अच्छी बात करी। ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने अपना घर बनाया है तो इनको शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी जो शायद इनके वहम गुमान में भी नहीं होंगी कि कंस्ट्रक्शन करते हुए ये चीज़ें भी फेस में आ सकती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, मिडिल क्लास आदमी अपनी लाइफ में एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही घर बनाता है। तो जो वो घर बनाता है वो उसके ड्रीम होम होता है, तो वो उसमें अपने तमाम ख्वाहिशात XYZ चीज़ें पूरी करना चाहता है। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड ऑन करूँगा, जैसे फवाद साहब ने ज़िक्र किया स्टील के हवाले से, सीमेंट के हवाले से। तो एज़ अ प्रोफेशनल मैं इस चीज़ को ऐसे डिस्क्राइब करूँगा कि देखिए, क्लाइंट्स एग्रीमेंट में अगर मिसाल के तौर पे किसी ब्रांड की चीज़ लिखी जा रही है, और एक ब्रांड है, वही पाकिस्तान का एक मशहूर ब्रांड है और माशाल्लाह बहुत स्टैंडर्ड ब्रांड है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टर उस ब्रांड से हट के किसी और ब्रांड की ही चीज़ लगा रहा है, लेकिन लगा वो ब्रांड ही रहा है, तो उसमें क्लाइंट को भी ये बात अंडरस्टूड करनी पड़ेगी या थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि भाई जो वो चीज़ लगा रहा है वो सिर्फ ब्रांड नेम का फ़र्क है, लेकिन क्या उसके स्टैंडर्ड में फ़र्क आ रहा है, क्या उसके स्टैंडर्ड की क्वालिटी में फ़र्क आ रहा है, क्या अगर वो स्टील है तो क्या उसके ग्रेड में फ़र्क आ रहा है, क्या सीमेंट और ब्लॉक है तो क्या इसकी PSI में फ़र्क आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, अगर हम थोड़ा सा ब्रांड नेम चेंज करता है कॉन्ट्रैक्टर, तो उसकी वजह ये होती है, सम टाइम ऐसा होता है जो कॉन्ट्रैक्टर का वेंडर होता है उसके पास वो ब्रांड अवेलेबल नहीं होता, उसने उस वक्त दूसरा ब्रांड उतरवाया हुआ होता है। हालांकि दोनों के रेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि दोनों ब्रांड है, 1 से 2 रुपये का डिफरेंस कोई मैटर भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन दोनों का, अब अगर मैं स्टील की बात करूँ तो स्टील 60 ग्रेड डिफॉर्म होना चाहिए, ये हमारे एग्रीमेंट में मेंशन है। अगर कॉन्ट्रैक्टर 60 ग्रेड डिफॉर्म लगा रहा है तो इट्स मीन वो कोई आपके साथ गलत बयानी, कोई आपके कंस्ट्रक्शन में कमी बेशी नहीं कर रहा। सेम लाइक दिस, सीमेंट की बात कर लेते हैं। अगर सीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर जो PSI स्टैंडर्ड PSI है उसको अप्लाई कर रहा है और जस्ट ब्रांड नेम चेंज हो रहा है, और अगर ब्रांड नेम की बात करूं तो बेराडॉन कराची में एक अप्रूव्ड लिस्ट है, स्टील की भी सीमेंट की भी, कॉन्ट्रैक्टर उन्हीं में से कोई यूज़ कर सकता है। तो अगर बेराडॉन कराची ने एक अप्रूव्ड लिस्ट बना दी है तो इट्स मीन उसमें कोई ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे पावर की जगह लकी सीमेंट लग गई या लकी की जगह पावर लग गई, तो दोनों एक स्टैंडर्ड सीमेंट है, तो दोनों में कोई इशू नहीं है। सेम लाइक दैट ब्लॉक है, ब्लॉक में अगर आपसे जो कमिटमेंट हुआ है, कहीं हॉलो ब्लॉक का तो आप हॉलो लगा रहे हैं, कहीं सिंपल ब्लॉक है कहीं सिंपल ब्लॉक लगा रहे हैं, उनकी PSI सेम होनी चाहिए। अब ब्लॉक तो किसी कंपनी के नहीं होते क्योंकि हम नॉर्मल ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये स्टील, सीमेंट, ब्लॉक, रेती, बजरी, क्रश, ये तमाम चीज़ें जो है सिर्फ स्टैंडर्ड के हिसाब से सेम देखनी चाहिए। इस पे क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर का मेरा नहीं ख्याल कि कोई आर्ग्यूमेंट बनता है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर हो तो मैं ये समझता हूँ कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट को समझाना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, सब चीज़ें स्टैंडर्ड के हिसाब में, सब ग्रेड सेम है, सबके PSI सेम है, तो आई थिंक क्लाइंट भी इससे सेटिस्फाई हो जाएगा। एक और बात, क्योंकि बात अभी हो रही है सीमेंट की, स्टील वगैरह की, तो इसमें एक चीज़ आती है, जब कॉन्ट्रैक्टर बेराडॉन कराची में कोई चीज़ पोरिंग कर रहा होता है तो वो उसमें हर मरतबा की पोरिंग में, यानी अगर वो नेक्स्ट पोरिंग करने जा रहा है तो उसको प्रीवियस पोरिंग की रिपोर्ट चाहिए होती है, जो कि क्यूब टेस्ट कहलाता है, ठीक है। जब तक प्रीवियस पोरिंग की क्यूब टेस्ट सबमिट नहीं होगी, नेक्स्ट इंस्पेक्शन के बाद परमिशन नहीं मिलती। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब वो क्यूब टेस्ट क्या होता है? क्यूब टेस्ट ये होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टर अपनी पोरिंग स्टार्ट करता है तो जो मटेरियल उसने यूज़ किया है उसमें रेशो मिक्स का कितना है, या रेती का कितना है, सीमेंट का कितना है, क्रश का कितना है, वो मिक्स तैयार होने के बाद उसका सैंपल कंपनी को देता है। वो कंपनी जो है, जो सेल टेस्ट जो कंपनी करती है वो क्यूब टेस्ट वगैरह भी करती हैं, तो वो कंपनी उसकी
सैंपल लेने के बाद उसको रख के उसकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाती है कि इसकी जो मटेरियल इन्होंने तैयार किया है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। उस स्ट्रेंथ की रिपोर्ट तैयार करके कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है, जो कि वो सबमिट करवाता है बैरियडॉन कराची में, तो ही उसको अपनी नेक्स्ट बोरिंग की इंस्पेक्शन होती है और उसके बाद ही उसको परमिशन मिलती है। तो यहाँ क्लाइंट जो है बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसके विला में कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं हो रही जो कि स्टैंडर्ड के खिलाफ हो। तो अब हम आते हैं ज़रा दूसरे फेज़ की तरफ। ये तो हमारा स्ट्रक्चर फेज़ कंप्लीट हो गया और ये मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब भी कर दिया कि बीइंग अ प्रोफेशनल इसमें हमारी सोच में और क्लाइंट की सोच में क्या फ़र्क आता रहता है। सेकंड फेज़ हमारा होता है फिनिशिंग फेज़, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होती है क्वालिटी, एक होती है पसंद। पसंद को हम क्वालिटी पे अलग रखते हैं, क्वालिटी को पसंद से बिल्कुल अलग रखा जाता है। अब अगर मिसाल के तौर पे क्लाइंट को पसंद आ रही है एक चीज़ किसी ब्रांड की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो क्वालिटी में अच्छी नहीं है, तो मैं उसे डिस्क्राइब करूँगा कि ये दिखने में अच्छी है पर ये अंदर से उतनी मजबूत नहीं है जितनी इसकी वर्किंग या लाइफ टाइम होनी चाहिए, लाइफ लाइन होनी चाहिए। ठीक है। अगर एक चीज़ क्वालिटी में बहुत अच्छी है लेकिन क्वालिटी में ख़राब है लेकिन मालिक को पसंद आ रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्टर का फ़र्ज़ है कि वो उसको डिस्क्राइब करे। और अगर कोई चीज़ क्वालिटी में अच्छी है और ऑनर भी उसको पसंद कर रहा है, तो इट्स मीन ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बात है कि वही चीज़ उनके घर में लगाई जा रही है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला आता है वो आता है रेट्स का। सपोज़ करें एग्रीमेंट के टाइम पे कोई चीज़ डिसाइड की गई है कि ये फला ब्रांड का हमने क्या लगाना है, टैप सेट लगाना है। ठीक है। अब हम एक ब्रांड है, जैसे मास्टर का ब्रांड है, लोग बहुत लाइक करते हैं मास्टर या पोटा का, हमारे वॉशरूम में जो है वो टैप सेट और सैनिटरी लगनी चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट में मेंशन होता है। लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो मास्टर और पोटा में भी हमें कई डिज़ाइन मिलते हैं जो कि रेट के हिसाब से अप्स टू डाउन, डाउन टू अप जाता रहता है। तो वहाँ पर हम, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, हम एग्रीमेंट में एक रेट लॉक करते हैं, हम वहाँ पसंद लॉक नहीं करते, क्योंकि अगर हम पसंद लॉक करेंगे तो पसंद तब्दील हो जाती है। हम रेट लॉक करते हैं। रेट लॉक होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं, क्लाइंट हमारे साथ होता है, अब जो चीज़ वो पसंद करे, चाहे वो सोना पसंद करे, चाहे पत्थर, चाहे हीरा, हमारे पास एक रेट लॉक है। अब अगर सपोज करें हमारे पास रेट लॉक है 30,000 पर टैप सेट का, तो 30,000 तक देने के पैसे कॉन्ट्रैक्टर पाबंद है, क्योंकि उसने उसको रेट लॉक किया है। उसके ऊपर मालिक चाहे कोई भी चीज़ पसंद करे तो कॉन्ट्रैक्टर या हम उस पर बिल्कुल एतराज़ नहीं करते, उसकी पसंद के मुताबिक ही वो चीज़ लगाई जाती है। उसका जो रेट डिफरेंस होता है वो ऑनर से दुकानदार को पे करवा दिया जाता है। तो इससे ये होता है कि ना पसंद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ना ही क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फिनिशिंग फेज में इस तरह के कई मामला होते हैं, और ये सिर्फ टैप सेट या सैनिटरी पे नहीं होता, ये मार्बल, डोर्स, आपका किचन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किचन घर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जिस घर में खातून है, खातून नहीं घर में रहना है, तो खातून किचन के मामले पे किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो उनको किचन उनके हिसाब से बिल्कुल फर्स्ट क्लास किचन चाहिए। तो वहाँ पर हम उनको एडवाइस भी करते हैं कि उनके घर के हिसाब से, उनकी लोकेशन के हिसाब से, किचन के हिसाब से क्या चीज़ कहाँ बेहतर लगेगी, कौन सा उन पर डिज़ाइन बेहतर लगेगा। लेकिन पसंद आखिर में इसमें ऑनर ही की होती है, क्योंकि रहना उन्होंने होता है। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद हम उस प्रोसेस को आगे लेके जाते हैं, और हमारा फिनिशिंग फेज इस तरह स्टेप बाय स्टेप, जिसमें मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर फेज बताया, फिर लाइक सैनिटरी, टैप सेट, मार्बल, वुड, डोर्स के डिज़ाइन, कलर्स की चॉइस कि कौन से घर में या कौन से रूम में कौन सा कलर होगा या पूरे घर में सेम होगा। और कुछ जगहों पे कलर्स में बैरियर की अपनी हमारे पास वो हैं कि बॉन्ड हुए हुए, लाइक एलिवेशन डिज़ाइन, एलिवेशन कलर, तो वो तो जो हमारा अप्रूव्ड होता है उसमें से हम करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ क्लाइंट के पास चॉइस होती है, क्लाइंट उस चॉइस को पूरी तरीके से अवेल करता है, और एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम उनको उस पर अवेल करके उसको प्रोवाइड करने के देने के पाबंद। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आपने एक्सपर्ट ओपिनियन और एक ऐसे बंदे की बात सुनी जिनको ऑन ग्राउंड काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि क्या क्या सिनेरियोज लोगों को फेस करने पड़ते हैं और किन वजूहात की वजह से मामला डिस्प्यूट की तरफ जाता है। हर मसला बैठ के बात करने से हल हो जाता है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो सॉल्व ना हो सके। अब हम बढ़ते हैं असल और मेन मसले की तरफ, पैसे के ऊपर, कि जब एग्रीमेंट होता है, कोई एक अमाउंट डिसाइड हो जाती है, लेकिन इन दी एंड आके हर एंड यूजर, जो हर ओनर जो घर बनवा रहा होता है, वो कुछ ना कुछ ज्यादा पे कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्टर को। फवाद भाई से भी एक्सपीरियंस लेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन भी जान लेंगे कि ऐसा क्यों होता है या किन वजह से होता है। तो ताहा भाई, अब बात आ जाती है कि आपने बोला कि पैसों के हवाले से एक बात आती है कि भाई आप अपना घर जो है वो बनवा रहे हैं, और किस तरीके से आपने पैसे जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से आपने अपने किस तरीके से जो है वो पैसों का जो है वो लेन देन जो है वो किस तरीके से करना है, या कितने पैसों में आपने अपना घर बनवाना है। तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा एज अ ओनर, कि जिस टाइम के ऊपर मैं घर बनाने से लेकर आज मेरा घर जो है वो कंप्लीटेशन के ऊपर आ चुका है, तो
ऑब्वियस ही बात है, मेरा कॉन्ट्रैक्टर नो डाउट उन्होंने प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चले, तो उन्होंने प्रॉपर जो है वो जिस टाइम पे कंस्ट्रक्शन हमारी स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम के ऊपर हमने एक रेट जो है वो फिक्स कर लिया था कि एक बात करें कि 1.5 करोड़ रुपए में मेरी बात हुई थी जिस टाइम के ऊपर मैं घर बनाना अपना शुरू कर रहा था, तो 1.5 करोड़ रुपए में मेरी बात हुई थी अपने कॉन्ट्रैक्टर से। लेकिन वक्तन जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चीज़ों के अंदर जैसी बदलाव आता रहा, लाइक अगर आप बात करें कि हर ईच एंड एवरीथिंग वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से हो, वो खाने पीने की अशिया हो या कोई भी हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंक्रीज ही कर गई हैं, तो उसके अंदर लाजमी सी बात है पैसे बढ़े हैं। तो जो 1.5 करोड़ रुपए का मैंने एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट करने के बाद चीज़ें जिस तरीके से बढ़ती रहीं, लेकिन फिर बात आ जाती है कि उन्होंने जो अपनी एक ऑब्वियस सी बात है उन्होंने एक अपना एग्रीमेंट करा था कि भाई हम ये स्टैंडर्ड क्वालिटी चीज़ें जो है वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर बात आ जाती है कि अपनी पसंद की, तो जब मैंने अपनी पसंद का इजहार करा और वो मटेरियल या वो प्रोडक्ट अगर मैंने लगवाना चाहा, तो ऑब्वियसली बात है वो कॉस्टली था। कुछ चीज़ें जिनका मुझे इल्म था या जो चीज़ मुझे बेहतर रेट्स में मिल रही थी वो मैंने इनको प्रोवाइड करी। कोई चीज़ ऐसी थी जो उनको समझ आ रही थी, जो मेरी चीज़ मुझे पसंद थी और उनके रेटों में थी, वो मैंने उनको एक्स्ट्रा पे करके मैंने चीज़ें ली। तो जहाँ मेरा एग्रीमेंट 1.5 करोड़ रुपए का था, आज वो अगर देखा जाए जो मेरी अपने बुक्स में जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है वो 1.25 करोड़ रुपए तक की बात आ गई कि 1.25 करोड़ तक की आज मेरा घर जो है वो इतने पैसों में कंस्ट्रक्ट हो गया। लेकिन आज अगर मैं प्रेजेंट डे की बात करूं तो आज की तारीख में 2 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 30 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन मिनिमम एक स्टैंडर्ड लेवल पे की जा रही है। तो मतलब अगर प्रेजेंट डे और मैं पिछले जिस टाइम पे मैंने एग्रीमेंट करा, तो आज भी मैं एक प्रॉफिटेबल कंस्ट्रक्शन मैं करवा चुका हूँ, जिसके अंदर अगर आप स्पेस देखें कि 1.25 करोड़ का आज मैं मोटा रकम अगर बात करें जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो मैं 1.25 करोड़ में घर मैंने बनवा ली है। लेकिन आज भी अगर एक ओनर अपना घर बनवाना चाहता है तो वो 2 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ में घर बनवाता है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन की बात आ गई, तो जाहिर सी बात है जब आपका घर बन रहा है या किसी का भी घर बन रहा है तो पैसे की बात आएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। पैसा है तो घर बन रहा है, अगर पैसे नहीं होंगे तो घर नामुकम्मल हो पाएगा। अब बात करते हैं कि पैसे में होने के बावजूद क्यों आर्ग्यूमेंट होती है या क्यों कोई मामला आगे स्टक हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर और ऑनर के दरमियान। तो उसकी फवाद भाई ने एक बात करी कि इन्होंने अपना घर बनाते हुए रेट लॉक कर ले चीज़ों के, और मैंने भी अपने सेकंड क्वेश्चन के जवाब में ये बात कही कि हम भी आगे रेट लॉक करके चलते हैं। रेट लॉक करने से दोनों ही बेनिफिट है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का भी ऑनर का भी, कि उनकी जो फिनिशिंग फेज जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है उसमें जो आर्ग्यूमेंट मोड होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब अगर एक चीज़ 20,000 रुपये पे लॉक हुई भी है और मार्केट में उसके रेट बढ़ के 25,000 रुपये हो गए और ऑनर ने वो 5,000 रुपये बेट किए हैं, तो वो ऑनर ही बेयर करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने 20,000 रुपये अपने लॉक किए हुए हैं। अगर सस्ती हो जाए ऑनर कॉन्ट्रैक्टर से पैसे वापस ले ले, महंगी हो जाए ऑनर उसके पे कर दे, क्योंकि आखिर में रहना तो उस घर में ऑनर नहीं है, जिनका मकान बन रहा है उन्होंने उससे फैसिलिटी होना है। तो जो उससे फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है पैसे तो उन्हीं की ज़ात के लगेंगे। अब अगर या तो वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि 25,000 की जगह 20,000 वाली चीज़ पे आ जाए, रेट डिफरेंस बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा, और इस पर हमें एतराज़ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ अपनी रेंज में पसंद करी। लेकिन अगर वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, अपने फिनिशिंग फेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन अब हमारे मुल्क अगर पाकिस्तान की बात करें तो इसका हिस्सा बन गया। ठीक है, तो ये कभी किसी चीज़ में ज़्यादा बढ़ रही है। स्टील से अगर हम बात करें, स्टील में काफ़ी इन्फ्लेशन आई, सीमेंट में काफ़ी इन्फ्लेशन आई। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी कंस्ट्रक्शन में ऐसी है जिसमें इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर भी बाद मरतबा ऑनर को नहीं कहता। लेकिन जिन चीज़ों में इन्फ्लेशन आई है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो नहीं बेट कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपने एक रेट पे लॉक करके बना रहा है, उसमें उसका एक माइनर सा प्रॉफिट है। अगर वो उसमें बेट कर लेगा इन्फ्लेशन को, तो फिर वो अपना प्रॉफिट, अपनी मेहनत तो ख़राब कर लेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है किसी भी चीज़ को जो पसंद करता है ऑनर, उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपनी सुपरविजन में, उस जगह पे यानी ऑनर के घर पे उस चीज़ को लगाना। उसमें कोई फॉल्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर वो चीज़ परचेज करने में कोई रेट डिफरेंस होगा तो वो ऑनर की जिम्मेदारी है। अब अगर हम इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, ये तो सारा जो लोड है एक्चुअली पैसों के मामला देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि सारा लोड तो फिर ऑनर ने बर्दाश्त किया। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि माना जो इन्फ्लेशन रेट आया वो ऑनर ने बर्दाश्त किया, तो जो इन्फ्लेशन रेट अगर चीज़ों में आया है तो क्या इन्फ्लेशन रेट ज़मीनों पे नहीं आया, क्या इन्फ्लेशन रेट प्लॉटों पे नहीं आया। अब ऐसे जैसे हमने एक 125 गज का मैंने एक विला बनवा के दिया,
बना के दिया कंप्लीट, तो उसमें ये हुआ कि ऑनर ने प्लॉट लिया था 40 लाख रुपए का, ठीक है। अब 40 लाख का प्लॉट उस तक हमसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तकरीबन 60 लाख में, तो ये 60 और 40 1 करोड़ रुपए बने। लेकिन जब तक वो फिनिशिंग फेज पे पहुंचा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी थी लास्ट 3 ईयर्स में, तो उसमें फिर हमने उनसे इन्फ्लेशन रिक्वायरमेंट करी, थोड़ी बहुत उसमें आर्ग्यूमेंट भी हुई, लेकिन बिल आखिर वो एक डिस्प्यूट हुआ और वो डिस्प्यूट जाके एक जगह पे सेटल्ड हो गया। उसमें जो भी 8-10 लाख की इन्फ्लेशन आई, वो ऑनर ने जब उसको वेट किया तो उनका घर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया। लेकिन साथ में ऑनर की जो प्लॉट की वर्थ थी वो भी 40 लाख से बढ़ के 70 लाख हो गई थी, और जो कंस्ट्रक्शन फेज में पैसे लगे, अगर वो 10 लाख ऊपर लगे तो उनकी प्लॉट में तकरीबन 40 लाख का इजाफा हो गया। वो प्लॉट जो उनको 1 करोड़ में बात हुई थी कंस्ट्रक्शन प्लस प्लॉट की वैल्यू, वो अब जाके 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60 लाख पे खड़ी हुई थी। तो देखा ये जाता है कि अगर आप एक चीज़ पे 5-10 लाख रुपए इन्फ्लेशन बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बदले में आप 40-50 लाख रुपए का अपने प्लॉट पे कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी साथ में देख रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हम मिलाएं, आपस में कंपैरिजन करें, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे माहौल में एक घर स्टेप 1 से यानी डिज़ाइनिंग फेज से स्टेप लास्ट स्टेप जो कि की हैंडओवर का स्टेप होता है, वहाँ तक बहुत ही आसानी से और खुशअस्लूबी से पहुँच। जी तो नाज़रीन, आज आपने फर्स्ट टाइम एक ऑनर और एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर की बात सुनी कि जो लोग काम करते हैं या जो लोग काम करवाते हैं उनकी क्या थिंकिंग होती है हर चीज़ को लेकर। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये निकला है कि आप अगर प्रॉपर एग्रीमेंट करें, डिटेल एग्रीमेंट करें, एक एक चीज़ को प्रॉपर मेंशन करके एग्रीमेंट करें, तो आप कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसेंगे, कभी कोई आपका डिस्प्यूट नहीं आएगा। और जहाँ तक फिनिशिंग की बात आती है, फिनिशिंग में बहुत सारी चीज़ें अक्सर लोग चेंज करवा लेते हैं, लेकिन आप लोग बैठ के बात करें अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ और दोनों की बात सुनते हुए कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकालें और अपने घर को मुकम्मल करें। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपके पूरे विला की भी कॉस्ट बढ़ रही है, जो कल को अगले टाइम पे आपको ही बेनिफिट देके जाएगा। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सके और उनको बता सके कि किस तरह से काम करना है आपने आगे। अगर आप भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो है हमारे सर फैसल अहमद, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं।